Hello everyone, I hope you all are doing good. I Shaili Tiwari welcome you all on ProVidya. तो यह स्टूडेंट्स क्लैट की मास्टर क्लास स्टार्ट हो चुकी है। प्रीवियस सेशन में हमने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व किया था। तो ये आज हमारे पास क्या है, आज हमारे पास इस सेशन में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो ऑलरेडी एग्जामिनेशन में आ चुके हैं वो हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैसेज आया था, वो ये बोल रहे थे कि मैम अगर पीवाईक्यूज करवा दोगे तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। कॉन्फिडेंस कैसा कि पैसेज कैसा आएगा, दूसरी चीज जो भी टेक्निक हमने सीखी है वो हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें आप सीख सकते हो, राइट। तो ये आपके प्रीवियस ईयर का पेपर है, इससे रिलेटेड हमने दो पैसेज यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं जो हम आपके सामने लेके आए हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, ठीक है। ये रहा हमारा पैसेज। अगेन आई एम गिविंग यू 2 मिनट स्टूडेंट्स। स्ट्रेटेजी क्या होने वाली है इस सेशन की कि पहले मैं आपको 2 मिनट दूंगी, फर्स्ट यू हैव टू रीड इट एंड आफ्टर दैट आई विल एक्सप्लेन इट, ओके। फिर हम क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो फटाफट से 2 मिनट में इसको रीड करके बताओ। 2 मिनट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर दिस पैराग्राफ, ओके। 2 मिनट इज मोर देन सफिशिएंट। अगर इससे ज्यादा टाइम लग रहा है स्टूडेंट्स तो आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि इंग्लिश सेक्शन जो कि आपका 20% वेटेज ले रहा है पेपर में, तो आपको इसको सिर्फ और सिर्फ 25 मिनट्स देना है। यानी मैक्सिमम टाइम आपको कितना देना है, ओनली 25 मिनट्स। अगर इससे ज्यादा आपको टाइम लग रहा है बच्चे, तो थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है। अभी से प्रैक्टिस करिए, टाइमर सेट कर लीजिए 25 मिनट का, फिर पैसेज लेके इसको सॉल्व करिए, ठीक है। चलो, ये सारी स्ट्रैटेजीज हमने ऑलरेडी शेयर कर ली है आपके साथ। जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं हमारे प्रीवियस ईयर के सेशन का जो क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस हुआ था वो नहीं देखा है तो आप जरूर देखिएगा। तो यस, चलो ये रहा हमारा पैसेज, ओके। टाइम स्टार्ट करते हैं। योर टाइम स्टार्ट नाउ। टेक योर टाइम स्टूडेंट्स, 2 मिनट यू हैव। अभी आप इस पैराग्राफ को देख लो, ठीक है। फिर मैं स्क्रॉल डाउन कर दूंगी तो आप नीचे भी रीड कर लेना। अभी इन दोनों पे फोकस कर लो, ठीक है। और जैसे ही हो जाए मुझे फटाफट से बता देना, थम्स अप कर देना, तो मैं स्क्रॉल डाउन कर दूंगी। चलो, आई होप आपने इसको रीड कर लिया होगा, ठीक है। स्क्रॉल डाउन करती हूँ स्टूडेंट्स, यानी कि अब जब मैंने स्क्रॉल डाउन किया है तो आपको ये वाला पैसेज पढ़ना है जो ये गिवन है, ठीक है। ये वाला 1 मिनट है, फटाफट से सॉल्व करो इसको, ठीक है।
चलो आई होप इसको भी रीड कर लिया होगा, ठीक है। नेक्स्ट कॉल डाउन करती हूँ स्टूडेंट्स। यस, क्वेश्चन अभी सॉल्व मत करना, क्वेश्चन हम साथ में सॉल्व करेंगे पहले एक्सप्लेनेशन देने के बाद। तो यस, अगेन आई एम गिविंग यू दिस पैराग्राफ, यू हैव 1 minute, ओके। चलो देखते हैं इसको, है ना। आई होप आप सभी ने रीड कर लिया होगा स्टूडेंट्स। तो अब क्या करना है, अब जो आपने रीड किया हुआ है उसको जो मैं आपको एक्सप्लेनेशन देने वाली हूँ उसके साथ एक बार क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है। मे बी कुछ पॉइंट्स ऐसे हो जो छूट गए हो तो हम यहाँ से कवर अप कर लेंगे। क्या बोलता है, पब्लिक स्पीकिंग, राइट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है हमारा, हम किस चीज की बात कर रहे हैं, पब्लिक स्पीकिंग की बात कर रहे हैं। पब्लिक स्पीकिंग इज अ पावरफुल रोल, रियल लाइफ स्किल, ओके। रियल लाइफ स्किल का एक पावरफुल है ना, मैटर है। यस, आपको पब्लिक स्पीकिंग आनी चाहिए स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखो, ओवर द सेंचुरीज इंप्रेसिव स्पीचेस मेड बाय द पीपल फ्रॉम वेरियस वॉक ऑफ द हैव हेल्प टू चेंज हार्ट, माइंड एंड शेप द वर्ल्ड एज वी सी इट टुडे। यस, और इसने क्या किया है, इसने एक इंप्रेसिव वे से लाइक जो पीपल है फ्रॉम द वेरियस फील्ड, राइट, वेरियस वॉक या फिर वेरियस फील्ड, दोनों वे बताता है। लाइक डिफरेंट डिफरेंट जो हमारा एज है उसके अकॉर्डिंग हर किसी के पास अपने 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 एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो जैसे जैसे वो एक्सपीरियंस शेयर करते हैं वैसे वैसे हमको उनकी नॉलेज पता चलती है। तो ये सेम चीज क्या बोल रहा है, पब्लिक स्पीकिंग जो है एक बहुत ही पावरफुल स्किल है, राइट, जो कि क्या है बहुत ही सेंचुरी से चलती चली आ रही है। साथ ही साथ ये जो इंप्रेसिव स्पीचेस होते हैं, आपने देखा होगा लोग स्पीचेस देते हैं, मोटिवेशनल स्पीचेस देते हैं। तो ये क्या है, अलग अलग उनका जो क्राइटेरिया है, फील्ड है, उससे रिलेटेड वो नॉलेज जो है अपने साथ जो उनके पास होती है वो आपसे शेयर करते हैं, राइट। फिर क्या है, और ये क्या करता है, चेंज करने में लोगों का माइंडसेट चेंज कर देता है, करियर शेपिंग होती है, राइट। साथ ही साथ क्या है आपका हार्ट, और भी वर्ड में जितनी मतलब हम जिस तरीके से दुनिया को देख रहे हैं वो हमारे नजरिए बदल देते हैं, राइट। Same चीज, speeches that are delivered with intense emotion and conviction can infuse compassion, forgiveness, elevate level, hatred of distraction, break or unite nation. Yes, intense emotion means what, जहां पे आपको फीलिंग्स रिलेटेड कुछ मिल जाएगा, इमोशन रिलेटेड मिल जाएगा, राइट। तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो स्पीचेस डिलीवर करते हैं, कैसी इमोशनल स्पीचेस, है ना। तो वो क्या करती है, हमारे अंदर एक कंपैशन लाती है, ठीक है, मर्सी डेवलप करती है, फॉरगिवनेस डेवलप करती है। तो ऐसे बहुत से स्वामी जी हैं जिनके वीडियोस भी आप देखते होंगे। तो वो क्या करते हैं, ऐसे काम कंपोज कर देते हैं, उनके आपके मन में बहुत सारी प्रॉब्लम है बट आप एक दो ऐसे उनकी लाइन सुन लेते हो तो लाइक यू आर वेरी काम एंड कंपोज, राइट। तो सेम चीज वो यहाँ पे बोल रहा है। तो ये क्या है, हमारे नेशन को जो दिया जाता है वो यूनाइट करने के लिए आ जाता है, राइट, यानी कि एकता बनाने के लिए। आओ, ऑन October 5, 1877 इन द माउंटेन्स ऑफ मोंटाना टेरिटरी, यानी कहाँ की बात है, माउंटेन ऑफ मोंटाना टेरिटरी की बात है। आप देख सकते हो किस ईयर की बात चल रही है, 1877। When चीफ जोसेफ, ओके, यहाँ पे कोई पर्सन है, उससे रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन है, देखते हैं। सरेंडर टू जनरल नेल्सन, उन्होंने सरेंडर किया। फॉर्मर गेव अ सरेंडर स्पीच, साथ साथ उन्होंने क्या किया, एक सरेंडर स्पीच भी दी। उन्होंने खुद को सरेंडर करने के बजाय उन्होंने एक स्पीच भी दी और फिर सरेंडर किया। कैसे, और उनकी स्पीच में इंक्लूड क्या था, देखो, इंक्लूड दीज वर्ड,
It is cold and we have no blankets. The little children are freezing to death. I want time to look for my children and see how many of them I can find. Maybe I shall find them among the dead. Hear me, my chief. I am tired. My heart is sick and sad. From where the sun now stand, I will fight no more forever. यानी कि ये कोई ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं जहां पे उनको क्या दिख रहा है कि जो लोग हैं वो क्या है, ठंड से परेशान है, ब्लैंकेट नहीं है उनके पास, राइट। और क्या बोल रहा है, जो चिल्ड्रन हैं वो क्या हो रहे हैं, ठंड से कांप रहे हैं, फ्रीज हो रहे हैं, है ना। और कई जो है डेथ जिनकी हो चुकी है। आई वांट, मतलब उसको टाइम चाहिए फॉर माय चिल्ड्रन, अपने चिल्ड्रन को देख रेख करने के लिए। तो अब वो बोल रहा है ऐसे में कितने लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे फंसे हुए हैं, जो परेशान हैं। तो वो रिक्वेस्ट करता है, मेरी बात सुनो, मैं थक गया हूं, मेरा दिल दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा है, राइट। फ्रॉम वेयर द सन नाउ स्टैंड आई विल फाइट नो मोर फॉर एवर, यानी कि जहां से, अब देखो वेयर द सन नाउ मतलब ऐसा नहीं कि उसको सन की रेज चाहिए, राइट। उसको क्या चाहिए, उसको एक ऐसी होप चाहिए जहां से वो अपनी लाइफ वापस से स्टार्ट कर सके, ठीक है, जहां से उसको कुछ सोचने समझने को मिल सके। तो ये छोटे छोटे फ्रेजेस भी यूज होते हैं बच्चों, तो ध्यान रखना। फिर क्या बोल रहा है, द हार्ट ब्रेंचिंग स्पीचेस, यानी हार्ट ब्रेंचिंग मतलब क्या है, ये जो दर्द भरी दास्ता है ना, किसकी, इसकी। बेयर द ग्रीफ एंड मिजरी ऑफ द स्पीकर, ओके, एंड दो सब्जेक्टेड टू ओवरवेलिंग हार्डशिप ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड। अब ये ड्यूरेशन कौन सा था बच्चे, ये जो 1877 का टाइम था, ये वर्ल्ड वॉर सेकेंड का टाइम था, राइट। द स्पीच वी शैल फाइट ऑन द बीचेस डिलीवर्ड बाय, और एक स्पीच दी गई किसके द्वारा, स्पीच का नाम क्या था पहले ये देख लो, वी शैल फाइट ऑन द बीचेस डिलीवर्ड बाय विंस्टन चर्चिल, ओके, इन्होंने दिया था कब, जून 4 1940 में, राइट। इज कंसिडर्ड हाई पावर्ड स्पीच, इसको कंसिडर किया गया कि ये काफी हाई पावर्ड स्पीच है, यानी लोगों के अंदर बहुत ज्यादा एक स्पार्क डाला इसने। दैट स्ट्रेंथेन द डिटर्मिनेशन ऑफ दोज प्रेजेंट इन हाउस ऑफ कॉमन, और जिसने क्या किया, जो हाउस ऑफ कॉमन में जितने भी लोग प्रेजेंट थे उनके डिटर्मिनेशन को ये स्ट्रेट फॉरवर्ड जाके क्लिक करा, अटैक करा, राइट। द स्पीच ही सेड, अपनी स्पीच में उन्होंने कहा, even though large tract of Europe and many old and famous states, okay, large tract, many old and famous states have fallen or may fall into the grip of the Gestapo and all the odious apparatus of Nazi rule, we shall not flag or fail, we shall go on the end, we shall fight in France, we shall fight on seas, ocean, we shall fight with a growing confidence and growing strength in the air, we shall defend our island whatever the cost may be, we shall fight on the beaches, we shall fight on the landing ground, we shall fight in the fielding and street, we shall fight in the hill। यानी कि कहने का क्या मतलब है, अब वॉर जैसी सिचुएशन है, वॉर जैसी सिचुएशन है तो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, इक्विपमेंट्स आपके पास उतने अच्छे नहीं होंगे, है ना, मे बी सिचुएशन आपके फेवर में नहीं होगी। तो वो यही कह रहा है कि कम से कम हमारे स्टेट्स के लोग, हमारे नेशन के लोग तो हमें सपोर्ट करें, तभी तो हम नेशन के लिए लड़ पाएंगे, है ना। हम सब तरीके से लड़ने को तैयार है, चाहे हमें आप बीच पे लड़ाई करवाओ, आइलैंड पे कराओ, कहीं पे भी कराओ, ग्राउंड पे भी कराओ, बट हमें जो इक्विपमेंट चाहिए, हमें जो एक सेफ्टी चाहिए वो तो प्रोवाइड करो, राइट। तो सेम चीज है यहाँ पे वो बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, 1950 विलियम फॉल्कनर was honored with a Nobel Prize, उनको क्या मिला, नोबेल प्राइज मिला for his significant contribution to the American novel, उन्होंने अमेरिकन नॉवल में अपना कंट्रीब्यूशन दिया था, that's why they get the Nobel Prize, okay। फिर क्या है, this was the time when the Soviet Union had found the possible implication of the use of atomic bomb, okay। ये वही टाइम था, ये वही टाइम था जहां पे जो सोवियत यूनियन था वो क्या कर रहा था, जो भी जो एटॉमिक बॉम्ब बनाया गया था उसको यूज करने का वो तरीका निकाल रहा था कि हाउ वी हैव टू यूज इट, एंड पीपल हैड बिगन टू लिव इन अ फियर ऑफ एनिहिलेशन। एनिहिलेशन मतलब क्या होता है स्टूडेंट, डिस्ट्रॉय, तो ये वोकैब भी है आपको तो ध्यान रखना है, ठीक है। तो यस, अब लोग क्या कर रहे थे, उसके एटॉमिक के डर से बैठे हुए थे। इन हिज नोबेल प्राइज एक्सेप्टेंस स्पीच, अब नोबेल प्राइज का भी एक्सेप्टेंस स्पीच होता है, यानी आपने देखा होगा जब कभी भी कोई अवार्ड फंक्शन होते हैं तो अवार्ड देते हैं तो भाई आप चलो किसको थैंक यू बोलना चाहते हो, तो दैट वाज योर थैंक यू स्पीच एंड दैट वाज योर एक्सेप्टेंस स्पीच, ठीक है। अब क्या है, फॉल्कनर अर्ज राइटर ऑफ द वेरियस चिल्ड्रन टू थिंक एंड राइट बियॉन्ड द फियर ऑफ डिस्ट्रैक्शन, मतलब अपने फियर ऑफ डिस्ट्रैक्शन के बियॉन्ड जाके आपको कुछ सोचना है, आपको कुछ बोलना है, आपको कुछ लिखना है। नेक्स्ट क्या है, इंस्टेड राइट मटेरियल
that would lift the human spirit. The powerful message included, अब उन्होंने जो स्पीच दी उसमें एक पावरफुल मैसेज जो था वो क्या था? I believe that man will not merely endure, he will prevail. He is immortal, not because he alone among creatures has an exhaustible voice, but because he has a soul spirit capable of compassion and sacrifice endurance that the poets, the writers, the duty is to write about these things. It is in privilege to help man endure by lifting his heart, by reminding him of the courage and honor and hope and pride and compassion and pity and sacrifice which have been the glories of past. The poet's voice need to merely be the record of man. It can be one of the props, the pillar to help him endure and prevail. It means what? देखो, हर किसी के अंदर चीजों को शुरुआत से ही सहने की जो एक स्ट्रेंथ होती है वो नहीं होती. हम ये चीज डेवलप करते हैं धीरे धीरे, राइट? धीरे धीरे हम जैसे जैसे अपनी एजेस में आते हैं, जैसे जैसे हमारे जो एक्सपीरियंस होते हैं, इनके हिसाब से हम चीजों को सीखना, टैकल करना, कैसे हमें मूव ऑन करना है, वो सारी चीज सीखते हैं. तो सेम चीज वो बोल रहा है कि ये जो हमारे अंदर जो एबिलिटीज हैं, किस चीज की, कंपैशन की, फॉरगिवनेस की, पिटी की, तो ये सब एकदम से नहीं आती, राइट? ये सब एकदम से किसी इंसान के अंदर नहीं आती. वो क्या होता है, धीरे धीरे अपने एक्सपीरियंस से ही उसको करना सीख पाता है. ठीक है? एंड्योरेंस मतलब क्या होता है बच्चे? सहना. ठीक है, चल, आई होप क्लियर होगा. तो यस, अब लास्ट लाइन वो क्या बोल रहा है? अनडाउटली इफेक्टिव स्पीचेस हैव अ लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट. अब वो क्या बोल रहा है कि जो लॉन्ग लास्टिंग स्पीचेस है, राइट, इफेक्टिव स्पीचेस है, वो लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट डालती है. लॉन्ग लास्टिंग मतलब जिससे आपको कोई लाइफ लेसन मिल जाए, राइट? फिर क्या है? ऑन द माइंड ऑफ द लिसनर, जो उसको सुन रहा है, एंड दे एलिवेट द लेवल ऑफ अवेयरनेस. यस, वो लेवल ऑफ अवेयरनेस भी क्रिएट करते हैं. एक्शन द स्पीकर इंटेंड टू रेज और कैटलाइज, और एक्शन डालता है कि अगर हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है या फिर जहां कहीं पे हमको ये चीजें अडॉप्ट करनी है या दिखाना है, तो हम वहां पे वो सारी चीजें शो करते हैं. तो यस स्टूडेंट्स, अगर मैं इस पैसेज की बात करूं तो पैसेज का सब्जेक्ट क्या था हमारा? पब्लिक स्पीकिंग, राइट? कौन सी पब्लिक स्पीकिंग? कोई भी पब्लिक स्पीकिंग, चाहे वो मोटिवेशनल हो, चाहे वो कैसी भी हो. तो पब्लिक स्पीकिंग से बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, राइट? लोगों की सोच में इम्पैक्ट पड़ता है. और हम पब्लिक स्पीकिंग कैसे सीखते हैं? ऐसा नहीं कि हमने 2-4 किताबें पढ़ ली और फिर हम बोलना स्टार्ट करते हैं. तो दैट इज नॉट द पब्लिक स्पीकिंग, राइट? तो पब्लिक स्पीकिंग क्या होता है? आप जब अपने एक्सपीरियंस से चीजें सीखते हो और फिर लोगों के साथ वो शेयर करते हो, और वो लोगों के माइंड पे, हार्ट पे, और कहीं ना कहीं वो उनके लाइफ पे जरूर इम्पैक्ट डालती है. तो वो होता है आपका क्या? एक इफेक्टिव स्पीच, राइट? चलो, आई होप आप समझ गए होंगे कि पब्लिक स्पीकिंग के बारे में क्या क्या इसमें दिया हुआ है. ठीक है, और भी 2-4 जो हार्ड वर्ड्स हैं जो आपको इसमें नहीं समझ में आए हैं, उसको आप एक कॉपी में लिख लेना. उसकी मीनिंग, इसके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स जरूर ढूंढना. ठीक है, अलग से वो आप पढ़ने की जरूरत नहीं है बच्चे, क्योंकि इतना टाइम नहीं बचा हुआ है. तो जितना टाइम है पैसेज में, अगर मेरे को 5 वोकैब भी मिल रहे हैं तो मोर देन सफिशिएंट है एक पैसेज से. अगर आप 5 वोकैब, उसका सिनोनिम, एंटोनिम्स ढूंढ रहे हो तो ठीक है, मोर देन इनफ है. चलो, अब इसके क्वेश्चन करते हैं. तो आई होप जो पॉइंट्स आपके छूटे हैं, है ना, वो एक्सप्लेनेशन से पूरे हो गए होंगे. तो अगेन सेम प्रोसेस चलेगा. पहले आपको 1 मिनट दिया जाएगा. ठीक है, फर्स्ट यू हैव टू सॉल्व इट एंड आफ्टर दैट I will explain it. So this is your question number 1. Okay, you have 1 minute to solve it. This is your question number 1. Take your time, students. और फटाफट से मुझे आंसर करिए. I am waiting for you answer in a chat box. चलो, आई होप आप लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया होगा. ठीक है, छोटू सा क्वेश्चन है, देखते हैं क्या बोल रहे हैं. द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज इज दैट. अब देखो, हमेशा आपको पैसेज में ये क्वेश्चन मिलता है, व्हाट इज द मेन आइडिया, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज.
तो ऐसा एक क्वेश्चन आपको मिलने के चांसेस हैं स्टूडेंट्स, है ना। 4 पैरा अगर वो दे रहा है, 4 पैसेज अगर वो आपको दे रहा है, तो इट मीन्स व्हाट, एक दो तो आपको ऐसे क्वेश्चन जरूर मिलेंगे मेन थीम और सेंट्रल आइडिया पे, है ना। चलो, मेन आइडिया क्या था हमारा पैसेज का, ऑब्वियस पब्लिक स्पीकिंग वगैरह की बात कर रहा था। ऑल लीडर शुड बी अकम्प्लाइज्ड पब्लिक स्पीकर, यानी जितने भी लीडर हैं उन सबको पब्लिक स्पीकिंग आना चाहिए, पब्लिक स्पीकर से वो अकम्प्लाइज्ड होते हैं। तो सारे लीडर्स को हम इसमें इंक्लूड नहीं कर सकते, राइट। ऑल लीडर्स को हम क्यों इंक्लूड करेंगे, मे बी बहुत से ऐसे लोग हैं, आप हम में से भी ऐसे लोग हैं जो हेजिटेट करते हैं, राइट। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको मैंने क्लास में बोला कि चलो इसका आंसर बताओ, तो वो डरते डराते हैं। तो थोड़ा सा सबके साथ ऐसी एबिलिटी नहीं होती, राइट। तो ऑल लीडर को हम फोर्सफुल कुछ नहीं करा सकते, ऑल की वजह से हमारा ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। एलिमिनेट कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं ये चीज ध्यान रखना, तभी आप इसको सॉल्व करना सीख पाओगे। सेकंड क्या बोलता है, an impactful speech can convey a strong message to the listener। ओके, लास्ट में अगर आपको ध्यान हो बच्चे, तो लास्ट में वो यही बोल रहा था कि एक इम्पैक्टफुल स्पीच क्या होता है, एक इफेक्टिव स्पीच क्या होता है, जो किसी पे एक पॉजिटिव इंपैक्ट डाल सके, किसी की लाइफस्टाइल पूरी चेंज कर सके, राइट, किसी की लाइफ चेंज कर सके। तो यस, इट मे बी अवर आंसर, इट मे बी अवर आंसर, बट वी हैव टू चेक सी और डी ऑप्शन। C is what? A speech should sound pleasing to the ears to the listener। Okay, देखो sometime कुछ ऐसी harsh एग्जाम्पल यूज करना पड़ता है लोगों के समझाने के लिए। तो एवरी टाइम ऐसा नहीं होता कि जितनी भी स्पीचेस है वो बहुत ही प्लीजिंग हो, वो आपके साउंड मतलब प्लीजिंग हो, आपके कानों को पसंद आ रही हो, है ना। वो आपकी म्यूजिक थोड़ी ना है, वो तो स्पीच है। कई बार हमको हार्श वर्ड भी यूज करना पड़ता है क्योंकि रियलिटी बहुत हार्श है, राइट। दैट्स वाई ये नहीं हो सकता। तो पब्लिक स्पीकर शुड बी बोल्ड एंड आर्गुमेटिव, यानी पब्लिक स्पीकर जो उसको बोल्ड होना चाहिए और आर्गुमेटिव होना चाहिए। आर्गुमेटिव करेंगे तो बहसबाजी हो जाएगी, तो बहसबाजी नहीं करनी हमें, और बहसबाजी हो जाएगी तो दिमाग खराब हो जाएगा, फिर तो इम्पैक्ट का कुछ भी नहीं हो पाएगा, है ना। इट मीन्स व्हाट, ये भी एलिमिनेट हो गया। तो कौन सा ऑप्शन जो हमें सही लग रहा था, बी। यस, इस पैसेज का मेन आइडिया यही था कि इंपैक्टफुल स्पीच जो होता है वो स्ट्रॉन्ग मैसेज दे पाता है टू द लिसनर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर बी मार्क किया है, यस स्टूडेंट्स, वेरी गुड, वेल डन, है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। यस, हियर वी हैव अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। फटाफट से सॉल्व करिए। चलो, आई होप सॉल्व कर लिया होगा, ठीक है। चलो देखते हैं
क्या बोल रहा है, द टोन ऑफ सरेंडर स्पीच। अब यहाँ पे आपको पूरा पैसेज देखने की जरूरत नहीं है, जो सरेंडर स्पीच थी उसकी टोन कैसी थी। अब देखो सरेंडर स्पीच में क्या दिख रहा था आपको, वो बिल्कुल दुखी हो चुका था, है ना, तभी वो बोल रहा था कि अब मेरे से नहीं देखा जा रहा है, मैं सरेंडर कर रहा हूं, है ना। तो अगर मैं बात करूं, क्या बोल रहा है, सैट्रिक। सैट्रिक मतलब क्या होता है बच्चे, सैट्रिक मतलब क्या होता है, सैट्रिक मतलब देखो ए सी बी और डी, पहले ऑप्शन एलिमिनेट करना सीखो। क्या करेंगे, देखो आपको सबसे पहले जो समझ में आ रहा है, अगर आपको सबसे पहले ऑप्टिमिस्टिक समझ में आ रहा है, तो ऑप्टिमिस्टिक मतलब क्या होता है, ऑप्टिमिस्टिक मतलब आशा होना किसी चीज की। तो आशा तो बिल्कुल कहीं से कहीं तक नहीं दिख रही थी, है ना। नार्सिस्ट नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नेगेटिव। देखो अब यहाँ पे आओ, ए वाला क्या था, सैट्रिक मतलब क्या होता है कि आप किसी को सरकास्ट करते हुए कुछ बोल रहे हो, तो आपने सरकास्ट नहीं किया था, आप बिल्कुल एकदम त्रस्त हो गए थे, है ना। तो त्रस्त हो गए थे मतलब क्या हो जाएगा, पॉइग्नेंट मतलब बहुत ज्यादा दुखी हो चुके थे आप बहुत ज्यादा सैड हो चुके थे, तो इट मीन्स व्हाट, पॉइग्नेंट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। और सिर्फ किसको ध्यान में रखना है, सरेंडर स्पीच को ध्यान में रखते हुए आंसर करना है, यू डोंट हैव टू लुक द होल पैसेज, ठीक है। चलो आओ, थर्ड वाला क्या था, इट इज एविडेंट ओके दैट थ्रू हिज स्पीच। अब हिज स्पीच किसकी बात हो रही है यहाँ पे, चर्चिल की बात हो रही है, ठीक है। चर्चिल विश टू हिज कंट्रीमैन, ओके चलो देख लेते हैं। इन्फॉर्म अबाउट द चैलेंजेस दैट राइजेस इन अ वॉर टॉर्न कंट्री, यानी वो जो अपनी बुक लिखा था उसमें वो क्या दर्शाना चाह रहा था, क्या दिखाना चाह रहा था, क्या स्पीच में वो इंडिकेट करा था। तो पहला बोलता है कि अबाउट द चैलेंजेस दैट अराइज इन अ वॉर टॉर्न कंट्री, यानी वॉर के टाइम पे जो भी चैलेंजेस थे कंट्री में, वो सारी चीजें उसने दिखाई थी। वॉर, वॉर्न अगेंस्ट द फ्यूटिलिटी ऑफ वॉर, यस, जो वॉर से जो चीजें जो खराब हो रही हैं, वॉर्स होती जा रही है, उसके लिए आपको वो वॉर्न करता हुआ दिख रहा था, ठीक है। सी क्या बोलता है, रिमाइंड हाउ देयर एंडेवर टू फाइट अगेंस्ट द नाजी रूल हैड फेल्ड मिजरबली, यानी कि कैसे जो इनका एंथुसियाज्म था, जो उनका बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथ थे वो लड़ने के लिए, वो कैसे धीरे धीरे क्या हो गया, नाजी के रूल के अगेंस्ट वो हार गए, राइट। डी क्या है, reassure that they would come back fiercely against their enemy under all circumstances, यानी वो reassure कर रहे थे कि हम फिर से वापस आएंगे और हर circumstances को फ्रेम करते हुए अगेन अपने दुश्मन से लड़ाई करेंगे। तो अब आप जरा जो उसने अपनी बुक लिखी थी उसका थोड़ा सा क्लू याद करो, क्या पढ़ा था हमने। देखो पैसेज नहीं देखना है, क्योंकि हमें प्रैक्टिस ऐसी करनी है, एक बार हमने अगर पैसेज अच्छे से रीड कर लिया बच्चे, तो वापस पैसेज की तरफ जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे अभी और भी पैसेजेस हैं और भी सेक्शन है। तो ट्राई करो, एक बार में रीड करो और उसको अच्छे से रीड कर लो, ठीक है। तो अब जरा सा याद करो कि हमने क्या पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था, फटाफट से आंसर करो। यस, वो एक होप दिखा रहा था ना, होप दिखा रहा था ना, तो होप दिखा रहा है मतलब रीअश्योर कर रहा है कि हम फिर से अपने दुश्मन के लिए लड़ेंगे, चाहे सर्कमस्टांसेस कोई भी हो। तभी तो वो बोल रहा था चाहे आप हमें बीच पे वॉर करने के लिए भेज दो, चाहे हमें आइलैंड पे भेज दो, ग्राउंड पे भेज दो, हम रेडी हैं, राइट। बट हमको क्या चाहिए, थोड़ा सा एनर्जी चाहिए, थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए, ठीक। इट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, और इसका क्या था, ऑप्शन नंबर सी। आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं फटाफट से, दो क्वेश्चन और है इस पैसेज का, यस, ये वाला और ये वाला, ठीक है। टेक यू टाइम, छोटे छोटे क्वेश्चन है, 1 मिनट में आराम से हो जाएंगे, फटाफट से बताओ आंसर।
चलो देखते हैं क्या बोल रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट लाइकली। लीस्ट लाइकली मतलब टू बी यूज टू डिस्क्राइब चर्चिल, मतलब जो बिल्कुल फेवर में होगा वो नहीं लेना है, जो बिल्कुल लीस्ट फेवर में होगा, लाइक सबकी लीस्ट क्वालिटी, सबसे लीस्ट क्वालिटी वाली। तो पहला क्या बोलता है, रिजॉल्वेट, ओके, कंप्लेसेंट, अनडॉन्टेड, अनवेवरिंग। एक बात बताओ, क्या उसका नेचर रिसॉल्वेट था? बिल्कुल। अनडॉन्टेड था, अनवेवरिंग था। अगर मैं लीस्ट की बात करूं तो क्या कंप्लेसेंट हो सकता है? कंप्लेसेंट मतलब क्या होता है, फटाफट से बताओ। कंप्लेसेंट मतलब क्या होता है? अगर किसी का नेचर कंप्लेसेंट है तो उसको क्या बोलेंगे? चर्चिल के बारे में लाइकली। यस, ऐसी सिचुएशन, हाँ, ऐसी सिचुएशन जहां पे आप क्या हो, सेटिस्फाइड हो खुद से, राइट। ऐसी सिचुएशन जहां पे आप सेटिस्फाइड हो, आपको वरी करने की जरूरत नहीं है। तो यस, ये बिल्कुल लीस्ट है जो उसके, वो वरी था तभी तो वो बोल रहा था ना कि आप मुझे एक और मौका दो, हम फिर से आएंगे तैयारी करके। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो क्या है। इन द सेंटेंस द पोइट वॉइस नीड नॉट मियरली बी द रिकॉर्ड ऑफ अ मैन, इट कैन बी वन ऑफ द प्रोज, द पिलर टू हेल्प हिम एंड्योर एंड प्रिवेल। द, ये जो फॉल्कर ने जो बोला था, यूज टू कन्वे द पावर ऑफ पोइट्स राइटिंग, वो कैसे बोला है? एक मेटाफॉर है, एक ऑनोमेटोपिया है, सिमली है, ट्रांसफर्ड एप्टिक है। क्या है, क्या है? मेटाफोर मतलब क्या होता है, जहां पे आप किसी चीज का एग्जाम्पल देते हुए, इंडिकेट करते हुए चल रहे हो। सिमली मतलब लाइकवाइज, है ना, सिमली मतलब लाइकवाइज। तो अगर आप देखो बच्चे, तो यहाँ पे क्या, एक पिलर्स टू हेल्प, पिलर की तरह उसको बोला गया है कि इंड्योर कर रहे हो और प्रिवेल कर रहे हो, चीजों को बचा रहे हो, राइट। तो यानी कि अगर मेटाफोर बोलूं तो ये सही है क्या? तो बिल्कुल 100% सही है मैम। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलो, आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड दिस पैसेज एंड दिस क्वेश्चन। Chalo, again we have our second passage over here. Yes, we have our second passage. I hope screen is visible. Yes, screen is visible, students. चलो, 2 minutes है आपके पास. Same process, 2 minutes to solve this passage. First you have to solve it and after that I will explain. ठीक है? Take your time.
चलो आई होप रीड कर लिया होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, जैसे नेक्स्ट कुछ पैराग्राफ है उसके, है ना, यहाँ तक ये भी फिनिश कर लो फटाफट से। अगेन 2 मिनट्स है, यहाँ तक है ये, है ना। चलो आई होप आप लोगों ने रीड कर लिया होगा इसको, ठीक है। सॉल्व करते हैं, आ जाओ। हाँ क्या बोल रहा है, द 6 year old चाइल्ड बेगर, ओके, यानी कि एक 6 year old चाइल्ड है जो कि बेगर है, सारो, उसका नाम क्या है, सारो। सारो स्लीप्ड ऑफ द स्टेशनरी ट्रेन इन अ खंडवा। स्टेशनरी ट्रेन क्या होती है, आपने देखा होगा वो जो गुड्स ट्रेन होती है ना, जहाँ पे बहुत सारे सामान इधर से उधर ट्रांसफर करते हैं, तो वो दैट इज द स्टेशनरी ट्रेन। तो कहाँ से, इन खंडवा में, मध्य प्रदेश। हाउएवर इवन he woke up, he found himself in an empty compartment of a train thundering towards the Kolkata, where he spent a couple of weeks in a state of panic and hopelessness. It means what? एक गरीब बच्चा है, भिखारी एक बच्चा है जो कि 6 year का है, ठीक है, उसका नाम क्या है, सारो। अब वो एक स्टेशनरी ट्रेन खंडवा में क्या हो गया, चढ़ गया, ठीक है। हाउएवर, और फिर क्या हो गया, उसकी थोड़ी सी नींद लग गई, है ना, बेहोश हो गया, नींद लग गई। जैसे ही वो उठ के देखा तो वो ट्रेन क्या थी, पूरी खाली हो चुकी थी, यानी जो भी सामान था उसमें वो बिल्कुल भी नहीं था, जो कंपार्टमेंट था वो बिल्कुल एम्प्टी था। और वो ट्रेन जो थी किस तरफ जा रही थी, कोलकाता की तरफ जाती हुई नजर आ रही थी, जहां पे उसने कपल ऑफ वीक अपना मतलब कुछ हफ्ते वहां पे उसने गुजारे, कैसे, बिल्कुल पैनिक, परेशान में, और कोई भी उसके पास होप नहीं थी, है ना। फाइनली ही एंडेड अप अ लोकल गवर्नमेंट एडॉप्शन सेंटर, और फिर उसको एक लोकल गवर्नमेंट जो एडॉप्शन सेंटर होता है, जो बच्चे इधर उधर घूमते हैं ऐसे ही, उनको वो अडॉप्ट करते हैं, ठीक है। तो उन्होंने उसको अडॉप्ट किया, वेयर ही वॉज अडॉप्टेड बाय एन ऑस्ट्रेलियन कपल, और जहां से उनके पास से उनको फिर किसने ले लिया, एक ऑस्ट्रेलियन कपल था, उसने उसको अडॉप्ट कर लिया कि भाई अब इसके आगे की जिम्मेदारी हम लेते हैं, राइट। 25 years लेटर, 25 ईयर बाद, यानी 25 साल बाद, सारो फील द अर्ज टू ट्रेस हिज बायोलॉजिकल मदर एंड सी इन व्हाट स्टेट शी लिव्ड। अब 25 साल बाद उसको क्या हो गया कि जो मेरी बायोलॉजिकल मदर है, राइट, मानी जिसने मुझे पैदा किया है, मैं उसको देखना चाहता हूँ, उससे पता करना चाहता हूँ कि वो कहाँ रह रही है और किस हाल में रह रही है। चलो, रेंटलेसली ही यूज्ड गूगल सैटेलाइट फीचर्स, गूगल्स का जो सैटेलाइट फीचर है उसको उसने यूज किया, टू मैप द पार्ट ऑफ द कंट्री, यानी अलग अलग कंट्री के जो पार्ट्स हैं उनको मैप करने के लिए, दैट कुड हैव पॉसिबली बीन हिज ओन टाउन, जो शायद जिसको थोड़ा बहुत याद आ रहा था
उसके हिसाब से वो मे भी उसका वो होम टाउन हो सकता है, उस एरिया को वो मैप के थ्रू या फिर गूगल की हेल्प लेके वो देख रहा था। फिर क्या हुआ, द सर्च वॉज लॉन्ग, सर्च काफी लंबा था और काफी, देखो ऑडियंस मतलब क्या होता है, प्रॉब्लमेटिक, राइट, प्रॉब्लम से भरा हुआ। नेवरदलेस द प्रिजर्वेंस डिड पे, प्रिजर्वेंस मतलब अगर हम किसी चीज के लिए लगातार लगे हैं तो वो हमेशा हमको एक अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट देता है ना। वन eventful day, एक eventful day he meet his mother, thereafter he continue to keep in touch with her, यानी कि फिर एक दिन ऐसा हुआ कि इतनी जद्दोजहद करने के बाद, बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करने के बाद वो अपने बायोलॉजिकल मदर से मिला और फिर वो उनसे टच में रहने लगा, मतलब बातचीत होने लगी, सारी चीजें मिलना जुलना होने लगा। इफ टेक्नोलॉजी कैन यूनाइट पीपल विद देयर लव वन, अब वो बोल रहा है कि अगर जो टेक्नोलॉजी है वो क्या करती है, लोगों को मिलाती है ना, इट कैन ऑल्सो मेक देम डिस्टेंस, वो दूर भी करती है, राइट। अगर एक तरफ आपको टेक्नोलॉजी मिला रही है तो वो आपको दूर भी कर रही है। फिर क्या बोल रहा है, द अनलिमिटेड वेराइटी ऑफ एप्लीकेशन एप्स अवेलेबल टू द टॉडलर्स, टॉडलर्स मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं, है ना, टीनेजर्स, adult might have revolutionized their life for the better, but these very apps have snatched away the joy of the long nature walk. They have encroached upon the time and space that people earlier used for a physical interaction. They have drilled a deep chasm of the loneliness in the life of countless number of people. ठीक है, बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट है, बहुत ही प्रैक्टिकल स्टेटमेंट है यहाँ पे स्टूडेंट्स, कि वो क्या बोल रहा है कि आज हमारे पास बहुत सारे एप्स हैं, बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, कुछ एप्स ऐसे हैं जो आपको अपने बिछड़ों से मिला रहे हैं, कुछ एप्स ऐसे हैं जो आपको अपने परिवार से बिछड़ दे रहे हैं, अलग कर दे रहे हैं। तो सेम चीज वो क्या बोल रहा है कि ये जो एप्स हैं, जो जितने भी टॉडलर्स यूज करते हैं, टीनेजर्स यूज करते हैं, इवन अडल्ट्स आर आल्सो यूजिंग दीज टाइप ऑफ एप्स, तो ये क्या करते हैं, कहीं ना कहीं हम इसमें इतने ज्यादा एंगेज हो चुके हैं कि हम अपनी जो जॉय ऑफ नेचर वॉक है उससे दूर हो चुके हैं, अपनी फैमिली से कहीं ना कहीं दूर हो रहे हैं, राइट। बच्चे फोन पे 2 घंटे दे सकते हैं लेकिन 2 घंटे अपने पेरेंट्स को नहीं दे सकते। तो दीज आर द रीजन, जो फिजिकल इंटरेक्शन है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, राइट। दीज आर द, और ये क्या है कि इसीलिए यही वजह है कि लोग अपनी चीजें शेयर नहीं कर रहे हैं, लोनलीनेस फील करते हैं, आइसोलेट फील करते हैं, राइट। तो वो यहीं पे बोल रहा है। नेक्स्ट क्या है, सिंपल प्लेजर ऑफ लाइफ, सिंपल प्लेजर ऑफ लाइफ इंक्लूड विजिटिंग फ्रेंड्स एंड रिलेटिव, playing matches in the open spaces, interacting with the people in the market, public libraries and club। देखो फिजिकल इंटरेक्शन मतलब क्या होता है, सिंपल प्लेजर जो है हमारी लाइफ में वो क्या था, आपने देखा होगा, अगर पुरानी लाइफस्टाइल को थोड़ा सा देखो तो गर्मियों की छुट्टी में बच्चे अपने रिलेटिव्स के घर जाते थे, या फिर बर्थडे पार्टी में हम रिलेटिव्स के घर जाते थे, वहां पे अपने सारे कजन से मिलते थे, सबसे मिलना जुलना होता था, बातचीत होती थी। बट आज का कल्चर क्या है, बर्थडे है तो हम अपने फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करेंगे फैमिली साइड में, राइट। तो धीरे धीरे ये जो हम कट ऑफ कर रहे हैं अपनी फैमिली से, अपने अच्छे रिलेशन से, वो क्या हो रहा है, हमें कहीं ना कहीं लोनलीनेस बना रहा है। तो फिजिकल मतलब जब हम अपने दोस्त के घर जाते थे मिलने, क्रिकेट खेलने जाते थे, तो वहां पे भी सबसे बातचीत होती थी, तो दैट आर द फिजिकल इंटरेक्शन, राइट। ओपन स्पेसेस में हम कोई भी गेम खेल रहे हैं, 4 दोस्त मिल रहे हैं तो बातें हो रही हैं, तो अब वो कैसा हो गया है, फोन कॉल पे हो गया है या फिर मैसेजेस के थ्रू हो गया है, राइट। हाउएवर विद दीज एस्केलेटिंग रेंज ऑफ यूजिंग एप्स, ये जो बढ़ता जो एप्स का यूज कर रहे हैं हम, लाइक दोज फॉर अ सोशल मीडिया, चाहे वो सोशल मीडिया हो, प्लेइंग वर्चुअल गेम हो, होम डिलीवरी सर्विसेज हो, these joys movement are fading into the oblivion and the pall of loneliness is getting heavier day by day। आज आपको घर पे कुछ सामान चाहिए होता है, मस्त ब्लिंकिट चलाते हो, इंस्टामार्ट चलाते हो और वो सामान आपके पास आ जाता है। बट पहले क्या होता था, आपको एक सामान लेने के लिए भेजा जाता था, आप वो सामान लेने जाते थे, दुकानदार से बात हो रही है, कोई पड़ोस में मिल गया उनसे बातचीत हो रही है, तो ये सारी चीजें मिसिंग हो रही है, राइट। ये सारी चीज मिसिंग हो रही है, दैट्स वाई ये बोल रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे एप्स हैं जो आपको मिलवा रहे हैं, तो बहुत से ऐसे एप्स हैं जो आपको दूर भी कर रहे हैं, ठीक है। चलो ओके, नेक्स्ट है इसमें, यस 2 पैराग्राफ्स और है, इसको भी देख लेते हैं। क्या बोल रहा है, वेयर आर वी हेडिंग टू, हम किस तरफ जा रहे हैं हमें नहीं पता, राइट। क्या हम डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं या फिर अपने लोगों से दूर होते जा रहे हैं, हमें खुद नहीं पता, बट वी आर गोइंग, राइट। आर वी गोइंग टू अलाउ आवरसेल्फ टू बी स्टेपन बाय एप्स, क्या हम एप्स से बिल्कुल एकदम खुद को घेर ले रहे हैं, यानी एप्स जो है वो हम पे हावी हो रहे हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है ऑथर, अपना सजेशन या अपना व्यू जो है वो कुछ भी नहीं बोल रहा, राइट।
फिर क्या है, आर वी गोइंग टू अलाउ सोशल मीडिया टू इनगल्फ अस इन delusion द लोनलीनेस एंड आइसोलेशन? क्या वो जो सोशल मीडिया है वो हमको लोनलीनेस की तरफ लेके जा रहा है, आइसोलेशन की तरफ लेके जा रहा है? हमें नहीं पता, राइट? Are we going to drive ourselves to the situation that will ultimately demand mental and physical therapies to regain normalcy? क्या हम वैसी सिचुएशन में जा रहे हैं कि मेंटल और फिजिकल थेरेपी के लिए हम डिमांड कर रहे हैं, हम उसके लिए एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, मतलब एक एक्स्ट्रा अटेंशन देना पड़ेगा आपको अपनी फिजिकल वेलबींग के लिए और मेंटल वेलबींग के लिए? तो क्या ये सही है? क्या ये सही है? आओ, नहीं पता। डू वी नॉट नाउ द फिजिकल इंटरेक्शन इज एसेंशियल फॉर मेंटल हेल्थ एज फूड एंड वाटर फॉर फिजिकल हेल्थ? क्या जिस तरीके से हमारी बॉडी के लिए वाटर जरूरी है, फूड जरूरी है, एक मेंटल हेल्थ अच्छी होना जरूरी नहीं है? बिल्कुल जरूरी है, राइट? बट हम अपना पॉइंट नहीं दे सकते स्टूडेंट्स, राइट? ये सारा क्वेश्चन पूछा है, ऑथर ने आंसर बिल्कुल भी नहीं किया है, तो आपको भी इसका आंसर नहीं पता है, राइट? चलो नेक्स्ट क्या है? अर्लियर social isolation was mostly experienced by some of the elderly people who were devoid of an occupation, bereft of company, loved ones. Unfortunately, today unhealthy solitude prevail among numerous children, right? Teenagers and adults too. Subsequently, there is an alarming increase in the demand for a mental health therapy and practitioners. It means what? पहले ऐसा देखा जाता था कि मेंटल हेल्थ किसके डिस्टर्ब होती थी? जिसके पास जॉब नहीं है, अपना कोई नहीं है, पास कोई नहीं है, उसको हम बोलते थे कि हाँ भाई चलो वो अकेला है, वो परेशान है, उसकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है। बट आज क्या हो रहा है बच्चे? आज बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके पास मम्मी पापा है, पूरी फैमिली है, वो लॉनलीनेस को देख रहे हैं, वो आइसोलेशन जैसी सिचुएशन देख रहे हैं, साथ ही साथ उनको मेंटल वेलबींग होने की थेरेपीज भी चाहिए, राइट? आप देख रहे होंगे आजकल मेंटल थेरेपी सेशन लेने जा रहे हैं लोग डिप्रेशन में चले जा रहे हैं, उसकी थेरेपीज लेने चले जा रहे हैं। तो सब कुछ अवेलेबल है हमारे पास, इसके बाद भी हम उन थेरेपीज के पास जा रहे हैं। वाई? बिकॉज क्योंकि हमने खुद को इतना डिस्टेंस कर लिया है चीजों से, राइट? चलो नेक्स्ट क्या है? The necessity of engaging psychologist in a school and colleges is evidently on a rise. और यही जरूरी है कि आप देख रहे होंगे आजकल स्कूलों में भी सेशन चलने लगे हैं, किस चीज के? साइकोलॉजिस्ट आते हैं साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग बताने के लिए, है ना, स्कूल में, कॉलेजेस में, कि आप कैसे अपने माइंड को और अच्छा डेवलप कर सकते हो, पॉजिटिव थिंकिंग रख सकते हो, है ना, सोशल मीडिया को कैसे आप कम यूज करोगे, तो ये चीजें वो बता रहे हैं, राइट? ये सेशंस चल रहे हैं। द साइकोलॉजिस्ट आर रिक्वायर्ड to identify and address the learning and behavior need of students who approach them for a guidance. Moreover, if required, the professionals are expected to help them in strengthening their emotion, social, academic skill. Regardless how alarming the situation might be, it is never too late. If people revert earlier trend of shopping off line, going for a nature walk, okay, ये suggestion है, अभी पहले यहाँ तक समझ लेते हैं, ठीक है? इट मीन्स व्हाट, वो बोल रहा है कि अगर एक साइकोलॉजिस्ट भी स्कूल में आता है तो वो क्या करता है कि जो स्टूडेंट है उसका बिहेवियर कैसा है, राइट? उसके पूरा टाइम टेबल क्या है, उसका शेड्यूल क्या है, कि वो दिन भर में क्या करता है, कैसे रहता है, कैसे पढ़ता है। तो ये सारी चीज हमें किसी और के पास जानी पड़ रही है अपनी मेंटल वेलबींग, अपनी चीजों को समझने के लिए। तो दैट इज अ वेरी वेरी डिस्टर्बिंग, राइट? दैट इज अ वेरी वेरी नेगेटिव कंसिक्वेंस ऑफ दीज एप्स एंड दीज social media's network, right? Now, if people revert to the earlier trend of shopping offline, going for a nature walk, अगर हम क्या करें, हम जो ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं उसके बजाय हम अगेन वापस से वो शॉप पे जाके सामान लेना, रास्ते में दोस्तों से बात करते हुए आना, एक छोटी सी नेचर वॉक लेना, ऐसा स्टार्ट कर दे। प्लेइंग आउटडोर्स गेम स्टार्ट कर दे, कैचिंग अप विद फ्रेंड्स से मिलना जुलना स्टार्ट कर दे इंस्टेड ऑफ कॉलिंग देम, राइट? इन देयर होम, कैफेज मोर। अब कैफेज से भी, अब देखो कैफेज में भी क्या होता है कि हम वहां पे गए, है ना, एक दूसरे का ओपिनियन देखा, शेयर किया, तू क्या कर। बट जैसे हम घर पे बर्थडे सेलिब्रेट करते थे, आपको याद होगा हम घरों पे बर्थडे सेलिब्रेट करते थे तो कितना मजा आता था, और जहां हम कैफेज में जाते हैं तो एक अलग है, डिफरेंस है, राइट? तो वो वही बोल रहा है कि हम वापस से पुरानी चीजें जो हम करते थे हम उसको वापस से अडॉप्ट कर ले, तो क्या होगा? They can keep their head firmly well above the ocean of loneliness. तो यस, वो खुद को ये जो अकेलेपन का जो समुद्र है उससे बाहर कर पाएंगे। तो वेरी गुड पैसेज है स्टूडेंट्स, एक आपको एक बहुत ही अच्छा मैसेज देता हुआ है ये पैसेज, है ना। और लैंग्वेज की अगर मैं बात करूं तो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज है, आप देख सकते हो
तो बच्चे 4 पैसेज अगर आ रहे हैं हमारे पास, तो एक पैसेज थोड़ा सा लेंदी होगा, बाकी के 3 पैसेज अच्छे मिलेंगे आपको, यानी आप आराम से उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलो आई होप ये पैसेज समझ में आया होगा आपको, है ना, बहुत अच्छा पैसेज था ये। चलो अब इसके क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो, फ्रॉम द पैसेज इट इज एविडेंट दैट सारूज डिजायर टू फाइंड हिज मदर। मतलब क्या एविडेंट है, सारू की जो डिजायर थी किस चीज की, अपनी मम्मी से मिलने की, वो इसमें किसमें दिखाई गई है, वो आपको बताना है। ठीक है, फटाफट से बताओ स्टूडेंट्स, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर ओवर हियर। ओके चल देखते हैं क्या है। इंडेड ऑफ बीइंग अ डिस्टेंस ड्रीम, यानी कि ठीक है एक वो ड्रीम बन के ही रह गया, नहीं वो ड्रीम बन के नहीं रहा, वो तो अपनी मदर से मिला भी था। इंस्पायर्ड हिम टू यूज गूगल सैटेलाइट फीचर्स इंटीमेटली। ओके, इंस्पायर किया कि मुझे गूगल सैटेलाइट यूज करना चाहिए, इंस्पायर नहीं किया, वो तो मिल लिया था उनसे पूरी तरीके से। वॉन्ट एज टाइम वेंट बाय, ओके, डिड नॉट स्लेकन टिल ही सक्सीड, यस, तब तक वो नहीं रुका जब तक वो उनसे मिल नहीं लिया। देखा था आपने, वो अपनी मदर से मिला था और वो टच में भी रहना स्टार्ट कर दिया था, राइट। इट मीन्स व्हाट, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स। आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड हाउ टू रीड passage very carefully, and after that you have to solve these questions. You don't have to recheck the passage, right, after seeing this question. That is a very time taking process. Okay, come on, next one. Yes, here we have our question number 2. In the sentence, these very apps have snatched away the joy of long nature work. The author has, author क्या कर रहा था, apps के लिए क्या यूज किया गया है, फटाफट से बताइए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर ओवर हियर। चलो आई होप सॉल्व कर लिया गया इसको, है ना। देखते हैं, तो अगर आप देखो तो दीज ऐप स्नैच किया हुआ है किससे, जॉय ऑफ द लॉन्ग नेचर वॉक। तो देखो ये सार्कास नहीं कर रहा है, ठीक है, मेटाफोर नहीं है, ये पर्सनिफाइड कर रहा है, एप्स को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बोल रहा है, राइट। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखें। हियर वी हैव अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, एक क्वेश्चन ये है आपका, एक क्वेश्चन ये है आपका। ठीक है, फटाफट से सॉल्व करिए। चलो चेक कर लेते हैं क्या बोल रहा है। फ्रॉम द पैसेज वन कैन कंक्लूड दैट, यानी कंक्लूजन पूछ रहा है आपसे स्टूडेंट्स, ध्यान रखना कंक्लूजन से रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या बोल रहा है, इट इज इम्पॉसिबल फॉर द पीपल टू रिड्यूस द यूजेस ऑफ ऐप।
इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है और पैसेज में ऐसा बिल्कुल नहीं बोला है कि इट इज इम्पॉसिबल टू रिड्यूस द यूजेज ऑफ एप्स, राइट। सेकंड क्या बोल रहा है, देयर इज अ डायरेक्ट कोरिलेशन बिटवीन लोनलीनेस एंड एक्सेसिव यूजेज ऑफ द सोशल मीडिया ऐप। यस, डायरेक्ट कोरिलेशन दे रहा था आपका किस चीज का, लोनलीनेस का एंड एक्सेसिव यूजेज ऑफ सोशल मीडिया का रिलेशन था उसमें। हम सोशल मीडिया को यूज करके क्या कर रहे हैं, लोगों से दूर होते जा रहे हैं। तो दीज पॉइंट्स आर गिविंग इन द पैसेजेस, राइट। Okay, C is what? The uses of technology is as essential for a mental health. Mental health के लिए पूरे पैसेज में ऐसा नहीं बोला है कि टेक्नोलॉजी को यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। मेंटल हेल्थ जो है टेक्नोलॉजी के बिना ही हो सकती है, तो ये बिल्कुल कंट्रास्ट कर रहा है इसको, तो ये रॉन्ग हो गया। ऑल सीनियर सिटीजन आर, अब देखो ओनली इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द सीनियर सिटीजन दैट इज नॉट गुड, राइट, बिकॉज पैसेज में मेंशन था, अगर आपको याद हो, टॉडलर्स, टीनेजर्स एंड एडल्ट्स, तो वी नेवर कंक्लूड ओनली दीज पॉइंट्स आर फॉर अवर सीनियर्स। इट मीन्स व्हाट, वी हैव अवर राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखें। यस, हियर वी हैव अवर नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, क्या बोल रहा है, फ्रॉम द पैसेज इट कैन बी इन्फर्ड, इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ध्यान रखना, यानी कंक्लूजन, इन्फरेंस, असम्पशन, ये सारे आपको जरूर मिलने वाले हैं। ऑथर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉल्स अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्यूज एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्यूज। तो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस, राइट। चलो देखते हैं क्या है, द नंबर ऑफ ओके, इन्फर दैट प्रेजेंटली इन अ मेनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। ओके, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो चीजें मेंशन थी उसमें होगा, राइट। The number of teacher who passes the buck of psychologist is on the rise. Okay, buck of psychologist जो पास करेंगे वो rise पे होंगे, तो no, that is not true, है ना। फिर क्या है, special emphasis is being laid on the mental and emotional health of the student. Yes, it can be our answer, क्योंकि sessions लिए जा रहे थे especially for mental well-being and especially for emotional well-being. So yes, our answer may be the B, but we have to check the C and D also. The uses of educational app is being discouraged significantly. Like okay, जो सेशन हो रहे थे स्कूल में उनमें क्या किया गया था कि वो ऐसा सेशन ले रहे थे कि आप एप्स को यूज करना डिस्करेज कर रहे थे उसके लिए, बट कहीं पे भी किसी को इनकरेज और डिस्करेज करने को नहीं बोला गया था स्कूल या कॉलेजेस में। तो दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर सी इज द रॉन्ग ओवर हियर। All the students feel the need to become counseled by the psychologist. All the students, no, few students हो सकता है, all the students के बारे में पैसेज में गिवन नहीं है, और काउंसलिंग सेशन की तो पूरी बात नहीं दी हुई है। That's why ऑप्शन नंबर डी को भी हम एलिमिनेट कर देते हैं। It means what? ऑप्शन नंबर बी is the right answer of this question. Again, students, I hope now you get it how to solve these kind of question. Okay, चल, we have our last question. In concluding paragraph of the passage, the writer's tone can be best described. Yes, अगर आप देखो तो जो लास्ट पैराग्राफ था, राइट, लास्ट पैराग्राफ वो क्या बोल रहा था, लास्ट पैराग्राफ कि हमको क्या करना चाहिए, पुरानी चीजें वापस से देखनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम अपनी लाइफ को अच्छे से वापस से उसी रूटीन में ला सकते हैं, हमारी मेंटल वेलबींग हो जाएगी एंड एवरीथिंग, राइट। तो व्हाट कुड बी द पॉसिबल आंसर ओवर हियर, कम ऑन टेल मी। ओके, चलो ए बोल रहे हो, ए इज ऑप्टिमिस्टिक, यस, होप रख रहे हैं हम, राइट, होप रख रहे हैं कि यस हम वापस से अपने उस रूटीन की तरफ आ सकते हैं। लॉडेटरी मतलब प्रेज करना तो नहीं होगा, प्रेज नहीं कर रहा था, डिस्पैरिंग, ग्लूमिंग, उदास, एप्लोजाइज कर रहा था, मतलब कि सॉरी फील कर रहा था, गिल्टी फील कर रहा था, समथिंग नॉट लाइक दैट। इट मींस व्हाट, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू नाउ यू अंडरस्टैंड दिस पैसेज एंड दिस क्वेश्चन। ओके, तो जितने भी लोगों ने सही मार्क किया है इन 10 आउट ऑफ 10 से, प्लीज मुझे बताना ना कि 10 में से कितने आपके सही थे और कितने रॉन्ग थे, ठीक है। मार्किंग दे देना कमेंट बॉक्स में। लेट्स सपोज आपके अगर 9 करेक्ट होते हैं तो 9 लिख देना, ठीक है, 8 करेक्ट होते हैं तो 8 लिख देना, ठीक है। चलो, और जितने भी लोग बाद में इस सेशन को देखेंगे, आपको भी क्या करना है, पैसेज को पहले पॉज करना है, खुद से सॉल्व करना है क्वेश्चन को देख के, फिर आपको आंसर मैच करना है, ठीक है। और आप सभी अपने नंबर मुझे जरूर शेयर करना, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स समझ में आया होगा आपको आज का पैसेजेस, और ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे, ठीक है। चलो, तो ये स्टूडेंट्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में और भी क्वेश्चंस के साथ। तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए, पेपर सॉल्व करते रहिए, फुल लेंथ मॉक सॉल्व करते रहिए, ताकि सारे सेक्शंस को आप टाइम डिवाइड कैसे करोगे ये सारी चीजें आप सीख पाओ। ओके, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर ऑल।